हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फजान्स रूल। ठीक है, ये टॉपिक तो छोटा सा है, मैंने सोचा था इसके साथ कोई एक और टॉपिक ले लेंगे जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बट दिक्कत क्या है कि वो सारे टॉपिक काफ़ी लेंदी हैं, 1 घंटे के टॉपिक हैं वो सब। ठीक है, मतलब 1 घंटा भी कम पड़ेगा उनके लिए। सो फजान्स रूल एक ऐसा टॉपिक है जिसको आधे घंटे में आराम से ख़त्म किया जा सकता है। तो मतलब आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा और हम लोग आज फजान्स रूल को कंप्लीट करेंगे। तो फजान्स रूल का जन्म क्यों हुआ, क्या होता है ये, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फजान्स रूल का सीधा सीधा स्टेटमेंट है, एनी आयोनिक कंपाउंड इज नॉट परफेक्टली आयोनिक, इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी आयोनिक कंपाउंड परफेक्टली आयोनिक नहीं होता है, उसके पास कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। अब इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास देखो यहाँ पे कोई एक कैटायन है, ठीक है, और कैटायन छोटा होता है तो हम लोग इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। मैं एनायन इससे भी बड़ा बनाने वाला था बट लीव इट, छोड़ो। तो ये हमारा कैटायन है और ये हमारे पास सपोज एनायन है, मतलब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो पहले आयोनिक कंपाउंड बना होगा, आयोनिक बॉन्ड बना होगा। आयोनिक बॉन्ड कैसे बना होगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया होगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। ठीक है, अब इसके आखिरी वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। कितने भाई, 4 3 7 ही हुए क्या, 4 3 7 हुए, एक और लो 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास अभी। तो अब होता क्या है, जब आयोनिक बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद अंदर ही अंदर शुरू हो जाता है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता क्या है, देखो देखो ये जो कैटायन है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, क्लाउड क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो पार्टिकल की तरह तो हम लोग इसको बोल नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग क्लाउड बोलते हैं कि वेव से बना हुआ ये क्लाउड। तो ये जो क्लाउड है ना इलेक्ट्रॉन का, ये थोड़ा सा स्फेरिकल से हट के बल्ज जैसा बन जाता है। मतलब ये हम लोगों का कैटायन ऐसा है, तो इसके अट्रैक्शन के वजह से पोलराइजेशन होता है यहाँ पे। पोलराइजेशन मतलब 2 पोल्स में बंटना। ठीक है, 2 पोल्स में बंटना, एक तरफ एकदम एक तरफ नेगेटिव ही हो जाना। जैसे अभी ये देखो स्फेरिकल है अभी, तो अभी ये कैसा हो गया, देखो ऐसा हो गया। रहना कैसा चाहिए था, ऐसा रहना चाहिए था, बट क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था तो इनके बीच में पोलराइजेशन हो गया। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड थे वो यहाँ आ गए, इस तरफ थोड़ा सा झुक गए, मतलब इसने खींच लिया उनको अपनी तरफ। पहले ऐसा था, ठीक है, फिर उसके बाद इसने कैटायन ने एनायन के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलराइजेशन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो यहाँ पे देखने में ऐसा हमें लगता है कि हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, हमें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, बट शेयरिंग होना तो कोवैलेंट कैरेक्टर है। हाँ, आयोनिक कंपाउंड तो है बट उसके अंदर भी पोलराइजेशन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इसी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, पोल बन गया है, पोल में बट गए लोग। ठीक है, तो इसके वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी शुरू हो गई है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर। हर एक आयोनिक कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो, NaCl हो, KCl हो, कुछ भी हो, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता ही होता है। और ये कोवैलेंट कैरेक्टर को ही पता करने के लिए, टू फाइंड कोवैलेंट कैरेक्टर वी यूज फजान्स रूल, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं फजान्स रूल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फजान्स रूल। अब फजान्स रूल एक क्वालिटेटिव लॉ है। क्वालिटेटिव लॉ का मतलब क्या, क्वालिटेटिव लॉ मतलब ये, इस रूल का यूज़ करके आप ये नहीं पता कर सकते कि किसके अंदर कितना आयोनिक कैरेक्टर है, मतलब उसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, या फिर उसके अंदर 40% आयोनिक है, उसके अंदर 50% आयोनिक है, वो 30%, ऐसा नहीं बोल सकते आप। क्वालिटेटिव लॉ है ये, इसका आप लोग सिर्फ यूज़ करके कंपेयर कर सकते हो। आपको NaCl दे दिया, KCl दे दिया, आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हो कि इन दोनों में कौन ज़्यादा आयोनिक है, क्या NaCl है क्या KCl है, इतना ही आप लोग कर सकते हो। बाकी आप लोग यहाँ पे ये नहीं पता कर सकते कि उसमें कितना ज़्यादा कैरेक्टर है, बट ये चीज़ भी करना बहुत बड़ी बात थी।
है ना। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, उसको समझने से पहले आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। फजान्स रूल ये कहते हैं कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड परफेक्टली आयोनिक नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। कैसे आ जाता है, सपोज ये हमारे पास कैटायन है, ये हमारे पास एनायन है, तो बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो इस कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस कैटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाता है, और इसकी शिफ्टिंग के कारण यहाँ पे हो जाता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो कैटायन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजर और एनायन को बोलते हैं पोलराइजर। ठीक है, इस प्रोसेस के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पे बढ़िया सा स्फेरिकल था, वो क्लाउड एकदम डिफॉर्म हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिफॉर्म्ड। ठीक है, किसके वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हुआ है, ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन ज़्यादा डिफॉर्म हुआ, कौन कम डिफॉर्म हुआ। इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोलराइज हुए, मतलब वो दो पोल में बढ़ गए। दो पोल में बढ़ गए मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अनइक्वलिटी हो गई आप। ठीक है, तो यहाँ पे कैटायन के पोलराइजिंग पावर के वजह से पोल्स बन गए। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ देखनी होगी कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन ऑफ एन आयन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एनायन कितना पोलराइज हो सकता है और कैटायन कितना ज़्यादा पोलराइज कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन ऑफ एनायन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। दो चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा। जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, है ना। जितना ज़्यादा इसका पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। जितना ज़्यादा एनायन पोलराइज होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अगर ये बादल यहाँ पे झुका ही नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो ही नहीं पाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे कि किस तरीके से हम लोग पता करेंगे किस में ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, किस में कम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता कैसे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। चलिए तो फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जिससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि कौन ज़्यादा आयोनिक है, कौन ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, किसके अंदर ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो फैक्टर्स on which polarizing power of cation depends, polarizing power of cation depends। ठीक है, कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सबसे पहला हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है साइज ऑफ द कैटायन। कैटायन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे NaCl लिखा हुआ है तो कैटायन कौन, Na। KCl लिखा है तो कैटायन कौन, K। MgCl लिखा है तो कैटायन कौन, Mg। Cl क्या है, एनायन। Cl क्या है, एनायन। Cl क्या है, एनायन। एनायन की साइज कैटायन से हमेशा बड़ी होती है। कभी डायग्राम वगैरह में दे दिया तो कंफ्यूज मत होना, बेसिक चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए, बट नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं। पहला आता है साइज ऑफ द कैटायन। कैसे, देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ, सपोज ये बड़ा सा कैटायन है और ये छोटा सा कैटायन है और ये बहुत छोटा सा कैटायन है, किसके अंदर ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, किसके अंदर ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, बताओ। ये हमारा बड़ा वाला कैटायन, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला। आपको लगेगा ये बड़ा वाला कैटायन है तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा पोलराइज कर पाएगा, तो ये बड़ा वाला होगा। नहीं, यू आर टोटली रॉन्ग। हर नज़रिए से सोचो। जैसे अभी मैं आपको बोल दूँ कि बाहर जाके आप ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ, ठीक है, बाहर जाके ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ, पॉसिबल नहीं। फिर मैं बोल दूँ स्कूल में ही 10 चक्कर लगाओ, मुश्किल है। क्लासरूम में आके 10 चक्कर लगाओ, बहुत ईजी है। तो कहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा आसान है, कहाँ से आप ज़्यादा पावरफुली चीज़ों को कर पा रहे हो। ग्राउंड पे भेज दिया तो मुश्किल है, स्कूल में बुला लिया ईजी है, क्लासरूम में बुला लिया बहुत ईजी है। वैसे ही जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अगर छोटी सी जगह में एक साथ है तो वो ज़्यादा फोर्सफुली काम करेगा। जैसे आप और आपके दोस्त हो,
ठीक है। अगर आप दोस्त लोग एकदम साथ में एक ही जगह पर हो तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाओगे। अगर आप कहीं और हो, आपका दोस्त कहीं और है, वो कहीं और, ये पीछे आगे ऐसा घूम रहे हो, तो अच्छे से पोलराइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस तो हैं बट ये थोड़े दूर दूर है, यहाँ पे एकदम चिपक के हैं और यहाँ पे तो बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उसी की होगी जिसकी साइज सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइज अगर कम है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। पीपी मतलब पोलराइजिंग पावर, समझ में आया? जितने कम जगह में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उतना ज़्यादा इफेक्टिवली वो पोलराइज कर पाएगा। अगर वो बड़ी जगह में फैला हुआ है तो उतनी इफेक्टिवली वो पोलराइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड आता है चार्ज ऑफ द कैटायन। चार्ज का क्या रहेगा भाई? अगर सपोज हमारे पास दो कैटायन है, एक के अंदर 1 चार्ज है, एक के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक के अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो आपको पता ही है जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा वो पोलराइज कर पाएगा। एक कैटायन कितना पोलराइज करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। जैसे मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि किसकी पोलराइजिंग पावर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर पोलराइजिंग पावर, और आपको मैंने ऑप्शन दिया Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ठीक है, बताओ किसके अंदर ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबका चार्ज सेम है, मतलब यहाँ पे हमें साइज देखना होगा। तो साइज जिसकी सबसे ज़्यादा, साइज जिसकी सबसे कम, उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। साइज जिसकी सबसे ज़्यादा, उसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम। तो ये तो ग्रुप 1 है ना, हलीना के आरबीसीज। तो आरबी की साइज सबसे बड़ी होती है तो उसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगा। ठीक है, और जिसकी साइज सबसे छोटी होती है Li की, उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। चार्ज की बात करें तो जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। चीज़ें आई समझ में ये? चलो तो इसको नोट कर लो, छोटा मोटा क्वेश्चन था ये। तो ये 2 फैक्टर हो गए। एक और फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं थर्ड वाला और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता है। क्या स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कभी बताया है? नोट्स खोलना, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने एक बार शायद आपको बताया था। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, बट शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में या कहीं पे मैंने आपको बताया था। देखो नोबल गैसेस क्या होती है? नोबल गैसेस मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब। ठीक है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 6 2 8 2 10, है ना। इसकी बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d, 3p6। इसकी बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, इस तरीके से इन लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि आखिरी शेल फील्ड रहता है, आखिरी शेल इन लोगों का कंप्लीट रहता है। तो जिसका आखिरी शेल कंप्लीट रहता है उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका NH2NP6 रहता है, NH2NP6 रहता है। अब स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो जैसे हमारे पास लिथियम है, ठीक है, सपोज हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम में मैंने क्या किया, लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया तो ये हो गया Li प्लस, इलेक्ट्रॉन बचे 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा नहीं है ना। तो यही होता है हमारा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वो नोबल गैस तो नहीं है बट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से, तो उसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो मतलब झूठा, ठीक है, स्यूडो मतलब झूठा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें हम लोग लेने वाले हैं उसमें लेंगे NH2NP6 ND10। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें कॉपर का। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 29। तो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 ऐसा होता है? नहीं, इसके पास होते हैं 9। अब काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29।
बट होता क्या है कॉपर वाले में, आपको एक्सेप्शन याद होगा कि S से एक इलेक्ट्रॉन उठ के D में चला जाता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कर दिया गायब, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 3D10 हो गया। ठीक है, अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 4 3p6 3d10 और 4s1। अगर मैं कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दूं, कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दूं तो वो S वाले से चला जाएगा, तो इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके जैसी लग रही है? ns2 3s2 np6 3p6 nd10 3d10, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम ऐसा हो गया है। तो जो भी एलिमेंट्स का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उन लोगों का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पे आपको अगर एक आपको Cu+ दे दिया और एक कोई भी दे दे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सीधा Cu पे मारना है। और आपको एग्जाम में जानबूझ के वो ऐसा ही क्वेश्चन देगा, अगर आप पहले दोनों फैक्टर से कंपेयर करोगे तो सामने वाला सही आएगा। ठीक है, तो आपको Cu+ को ध्यान रखना होगा। Cu+, Ag+, Au+, तीन और है। इनका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होती है इसलिए। ठीक है, इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग अगले तीन एलिमेंट्स देखते हैं जो हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो ये तीन एलिमेंट्स आपको याद रहने चाहिए। अब देखते हैं जिंक का। ठीक है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो हम लोगों का स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन था ns2 np6 nd10। तो यहाँ पे ns2 np6 nd10 है, बट ये 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दूँ Zn2+, तो ये ऐसा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, ये इसके सिमिलर हो गया। तो ऐसे ही हम लोगों का Zn2+, Cd2+, कैडमियम और मर्क्यूरी 2+, इनके पास भी होता है स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इसीलिए इनका भी पोलराइजिंग पावर होता है सबसे ज़्यादा। क्लियर? पोलराइजिंग पावर कैसे ज़्यादा होता है पता चला? ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन दिख जाए उसका कंपैरिजन चाहे जिससे किया हो, आपको स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को ही मार के आना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चतुर लोग सोच रहे कि अगर इन्हीं के बीच में पूछ लिया तो तब साइज देखोगे। अगर मतलब उनका सवाल भी सही है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में पूछ लिया तो जो कॉपर सिल्वर है उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, गोल्ड की सबसे ज़्यादा होती है। तो साइज़ जिसकी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर कम। इनके बीच में कंपेयर किया तब साइज पे चले जाना, इनको ला दिया तो आप लोग स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन देखना। इसको शॉर्टकट में PNGC भी लिखते हैं, आगे से लिख दूंगा तो बुरा मत मानना। अब देखते हैं, ये तो हमने कैटायन की बात कर ली। कैटायन का 3 फैक्टर है, कौन कौन सा? पहला है साइज जितना कम पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। दूसरा है चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। तीसरा है PNGC, अगर PNGC एग्जिस्ट करेगा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहेगी। क्लियर? चलो अब देखते हैं हम लोग एनायन के बारे में। ये हो गया कैटायन। चलिए तो अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पर एनायन का पोलराइजेशन डिपेंड करता है। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, काफ़ी आसान भी हैं याद रखना। ठीक है, पहला फैक्टर आता है साइज फैक्टर, साइज ऑफ द एनायन। तो इसमें केस उल्टा होता है, मतलब जैसे कि अगर साइज़ बड़ी है, सपोज़ ये छोटा एनायन, ये उससे बड़ा एनायन, ये सबसे बड़ा एनायन। ठीक है, एनायन मतलब ऐसा मत समझ लेना कि माइनस होता है, एनायन मतलब भी वो भी एक एलिमेंट ही होगा। जैसे क्लोरीन एक एनायन है। ठीक है, तो कुछ लोगों को मतलब मिसकंसेप्शन हो जाता है कि मतलब यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया आप, ये कुछ और ही है। नहीं, ये एलिमेंट ही है, बट हम लोग माइनस इसलिए लगा रहे ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा केस होता है, जिसका साइज ज़्यादा होता है उसका उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। कैसे फील कर सकते हैं हम लोग? देखो, अगर साइज बहुत छोटी है तो उस छोटी सी साइज में जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये मैंने माइनस बनाया बट ये न्यूक्लियस ही है। ठीक है, तो इस छोटी सी साइज में न्यूक्लियस इसको बहुत तेज़ी से खींचेगा अपनी की तरफ।
तो जब न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे देखो ये प्लस ये इलेक्ट्रॉन और सामने से आया कैटायन, कैटायन बोलेगा इलेक्ट्रॉन आ जा, बट न्यूक्लियस इसको इतनी तेजी से जकड़ा हुआ है क्योंकि छोटी साइज है तो डिस्टेंस कम है उसके बीच में, तो ये खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ, तो पोलराइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट इधर क्या, इधर मीडियम है तो पोलराइज कर लेगा बट उतने अच्छे तरीके से नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियस की पकड़ बहुत दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसके हाथ से, ठीक है। तो साइज जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो पोलराइज होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ है चार्ज, चार्ज ऑन एनायन। फिर से वही बात, जैसे इधर एक ही चार्ज है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इतनी बातें क्लियर हुई, बस इतना आपको याद रख लेना है। अब सबसे पहला मैं रिवाइज करा देता हूँ। कैटायन का साइज ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर कम, कैटायन का चार्ज ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, स्यूडोनोबल गैस कन्फिग्रेशन तो गॉड लेवल का पोलराइजेशन, ठीक है। और इसकी बात करें तो साइज अगर ज़्यादा पोलराइजेशन ज़्यादा, चार्ज अगर ज़्यादा पोलराइजेशन ज़्यादा। कुछ नहीं, 2-3 बार लिख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। और रीड भी कर लेना। तो इस तरीके से हम लोगों का ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब ये खत्म होता है और फजान्स रूल यहीं पे खत्म होता है। 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। चलिए, तो मैं साइड में आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप छाप सको, मैं भी छाप सकूँ। अरे मुझे याद है, देखो कैटायन का साइज अगर ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, कैटायन का चार्ज अगर ज़्यादा होगा और स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा। और एनायन की बात कर लें, एनायन का अगर साइज ज़्यादा होगा और एनायन का चार्ज ज़्यादा होगा तो इन सभी में एक केस कॉमन है कि इन सभी का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दैट्स इट, बस इतना ही तो याद करना है। साइज कम चार्ज ज़्यादा, PNGC कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, साइज ज़्यादा चार्ज ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। दैट्स इट, इसको फील करके याद करो ना। रट्टा क्यों मारना है, रट्टा मत मारने की कोशिश किया करो, हद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो ही रट्टा मारा करो, ठीक है। तो एनायन क्या होता है, एनायन होता है पोलराइज, उसका पोलराइजेशन होता है, और कैटायन होता है पोलराइजर। एनायन होता है पोलराइजेशन और कैटायन होता है पोलराइजर, वो उसको पोलराइज करता है। पोलराइज करता है मतलब 2 पोल्स में बांटता है, इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। चलो तो क्वेश्चन लिखें, चलो क्वेश्चन लिखता हूँ फिर सॉल्व करो। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए और फिर इस कंसेप्ट को थोड़ा डीप में लेकर जाते हैं हम लोग, ठीक है। कंसेप्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब ये कंसेप्ट में आप लोगों को कोवैलेंट कैरेक्टर आने की वजह से और भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, कलर इम्पार्टिंग नेचर आ जाता है, सॉलिबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब भी देखेंगे, अभी फिलहाल इतना कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। देखो यहाँ पे देखो Cl सेम है, मतलब एनायन सेम है, तो एनायन छोड़ दो, कैटायन NaKRb। क्या लगता है यहाँ पे साइज का फैक्टर लग रहा है मुझे, क्योंकि Rb की साइज सबसे ज़्यादा, K की साइज थोड़ी कम, Na की साइज सबसे कम, तो जिसकी साइज है सबसे कम उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। कितना इजी है, BeCl2 MgCl2 CaCl2 BeMgCa। एनायन दोबारा सेम है तो एनायन भूल जाओ, क्या देखोगे अब की बार, कैटायन दोबारा देखोगे, ठीक है। BeMgCa, बेचारे मंगल का शनिवार 12, ठीक है, ग्रुप से आया, ये एक ही ग्रुप से है। तो वहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो साइज़ बढ़ेगी, तो कैल्शियम की साइज़ सबसे ज़्यादा, बेरियम की साइज़ सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे बी की सबसे साइज़ कम है और Mg की उससे ज़्यादा है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम, जिसकी साइज़ सबसे कम उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, NaCl NaBr NaI। अब की बार कैटायन सेम है तो कैटायन भूल जाओ, एनायन देखो ClBrI, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नीचे जा रहे हैं, तो एनायन में साइज अगर ज़्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो अब की बार NaI का सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, फिर उसके बाद फिर इसके बाद, ठीक है। तो ऐसा 3 ऑप्शन 4 क्वेश्चन ऐसा जेई में आ सकता है आपको। NaCl COCl, तो कॉपर तो अलग है और सोडियम भी अलग है, तो यहाँ पे कॉपर की साइज़ थोड़ी ज़्यादा है तो NaCl जीत जाएगा। नहीं, कुछ भूल रहे हो, कॉपर क्या है, कॉपर के पास है स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए इसका ही कोवैलेंट कैरेक्टर हमेशा सबसे ज़्यादा होगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई और ऐसा कंपाउंड ना आ जाए जिसके पास PNGC हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को करना, यहाँ पे COCl जीत जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे ले जाते कंसेप्ट।
तो कोवैलेंट कैरेक्टर आने की वजह से सब्सटेंस के सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ता है, और साथ ही में उनके कलर इम्पार्टिंग नेचर पर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद करना होगा कि अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और कलर इम्पार्टिंग नेचर बढ़ जाएगा, कलर इम्पार्टिंग नेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम। अरे कंसेप्चुअली करो ना, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा मतलब वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, और कोवैलेंट बॉन्ड का आयोनिक बॉन्ड से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दैट्स इट। सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये याद कर लो ताकि इसके ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, लिख लो, याद कर लो, फटाफट याद कर लो। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो कलर इम्पार्टिंग नेचर ज़्यादा होगा, बाकी सब कम होगा, ऐसा भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब क्वेश्चन आपके सामने आया है किसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जिसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, है ना, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसका कम होगा। तो मतलब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि किसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, जिसका कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा। चल तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी बात हम लोग कर लें। तो F2 सेम है, एनायन सेम है, कैटायन देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का यहाँ पे पोलराइजिंग पावर कम होता, और क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है ना, कैटायन की साइज़ अगर छोटी तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो Be की साइज़ छोटी है तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है बट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तब कम हो रही है, तो यहाँ पे उल्टा आपको करना होगा, ऐसा आएगा आंसर। नहीं समझा? देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगी, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। हाइयर बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसको उल्टा रिलेट करना होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो कलर इम्पार्टिंग नेचर CIN कम। ठीक, अब ऐसा याद कर लो ना, कोवैलेंट कैरेक्टर कम तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो इसमें किसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, Mg का, तो मतलब इसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, दैट्स इट। अब देखो NaCl CuCl, फिर से एनायन से में कैटायन देखो, Na और कॉपर, फिर से स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता, बट क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे उल्टा आएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ये जीत गया। थोड़ा कंसेप्चुअली करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, फ्रेश होके बैठो, कंफ्यूज मत हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो। Cl दोबारा सेम है, इधर क्रिप्टन और सिल्वर आ गया। फिर से देखो स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो Ag का यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, है ना, तो जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम, तो मतलब हमें यहाँ देखना होगा किसका कम होगा, जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, हमें हाई ही पूछा है तो यहाँ पे KCl जीत जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी वगैरह पर भी क्वेश्चन कर सकते हो, फालतू देखो करा देता हूँ। चलो 2-3 क्वेश्चन कर लो, इसके भी सॉल्युबिलिटी चेक कर लो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, और एक में कलर इम्पार्टिंग नेचर कर लो। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लास्ट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं फजांस रूल में, मतलब सब कुछ बता दिया आपको, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। अब अगले लेक्चर में सीखेंगे हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तो मुझे लगा था इस चैप्टर को ख़त्म होने में 12-13 वीडियो लगेंगे, बट अब ऐसा लग रहा है 10 ही वीडियो में हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, डोंट वरी, कोशिश करूँगा मैं कम से कम टाइम में ये चैप्टर को ख़त्म करूँ, आखिर सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस भी तो ख़त्म करना है। देखो सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड होती है, कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इधर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 है मतलब इसके ऊपर +3 का चार्ज है, इधर 2 है मतलब +2 का चार्ज है, तो चार्ज जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, तो सॉल्युबिलिटी तो उल्टी हो जाएगी, मतलब अगर कोवैलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम है इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये ऐसा हो गया। ठीक, इधर देखो Ag2O Ag2S, इधर कैटायन सेम है, एनायन देखो, ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे साइज़ आपको देखना होगा, है ना, क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आपको साइज़ देखना होगा। ठीक है, और ये ओ सचिन सीन इन टेम्पो, ये वाला आपको याद होगा। ठीक है, तो जो हम लोगों का सल्फ़र है वो नीचे आता है, तो सल्फ़र की साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो उसका सॉल्युबिलिटी कम, तो इसका मतलब ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला, इधर देखो Ag सेम है,
तो आपको यहाँ पे एनायन देखना होगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम लोगों का 17th ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप। तो जिसकी साइज सबसे ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर ज़्यादा। तो ये ऐसा आएगा। ठीक, कलर भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है कलरलेस, ये होता है वाइट, ये होता है येलो, और ये होता है डार्क येलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलर जरूर याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको आ सकते हैं फजांस रूल से, बाकी कुछ तो है नहीं इसमें। लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, 99.9%। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।